नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री बाय आकाश सर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग लगातार ही वीडियो लेके आएंगे, तो आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और ये वीडियो आज ही पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आज ही पढ़ जाए, अपलोड हो जाए। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण कर लिए थे। थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर हो गई थी, लेकिन वो कंप्लीट ही खत्म हो गया था और मैं बहुत अधिक मतलब मुझे पता नहीं चल पाता क्योंकि आप लोग सामने नहीं होते हो ना। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें देखते ही समझ में आई होंगी और 100% याद भी हो गई होगी, ऐसा अनुमान है मेरा। ठीक है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स हम लोगों को सामने मिल जाता है वो रिस्पॉन्स ही मैं उम्मीद करता हूँ शायद वैसा ही रहा हो। नहीं भी हो तो 100 से कुछ नीचे रह सकता है, लेकिन फिर भी समझ में ज़रूर आया होगा, इस बात की तो गारंटी है। चलिए तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो अम्ल और क्षार से ही आगे बात करने वाले हैं कि बेटा हम लोगों को पता कैसे चलता है कि कोई भी जो हमारे सामने पदार्थ आ गया वो अम्ल है। थोड़ा बड़ा लिखने की ट्राई करते हैं भाई, वो अम्ल है या फिर वो क्षार है। ठीक है बेटा, तो इसको पता करने का मैंने और तरीके आपको बताए थे, इनके सामान्य गुण भी बताए थे। उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनके बारे में क्या कहा था, जिसमें से आर्हीनियस एक आए थे, एक लुईस आए थे, एक ब्रोंस्टेन लोरी आए थे। सबने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी थी, जिस आधार पर अम्ल और क्षार को दोनों को डिवाइड कर दिया था कि भाई ये अम्ल होंगे, ऐसी ऐसी क्वालिटीज दिखाएंगे तो ये क्षार होंगे, है ना। तो बेटा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक नए वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने अम्ल और क्षार को लेकर एक नई बात बताई। उसने एक स्केल दे दिया अपना। ओके, तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, और उसका नाम क्या है। तो बच्चों उस वैज्ञानिक का जो नाम है उसका नाम है SPL सोरेनसन। SPL सोरेनसन। SPL सोरेनसन। बेटा ये व्यक्ति आया और इसने क्या बताया, इसने एक नया ही मान दिया। इसने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर एक स्केल दे दिया जिसको बोला गया बेटा पीएच पैमाना। क्या बोला गया? पीएच पैमाना। और इस पीएच पैमाने में बच्चों पी को छोटा रखा जाता है और एच को बड़ा रखा जाता है। इस पीएच पैमाने के अंदर जब लिखा जाता है इसको, तो यहां बेटा जो पी है और जो एच है, एच तो जो है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है बेटा। ओके, जो एच है वो किसको शो करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। और जो पी है वो पोटेंज शब्द, डेनिश भाषा का एक शब्द है बेटा, डेनिश भाषा का एक शब्द है पोटेंज, जिसका मतलब क्या होता है, इस डेनिश भाषा का एक शब्द होता है पोटेंज, जिसको बोलते हैं डेनिश भाषा का शब्द होगा, और उसका मतलब होता है बेटा पावर। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की पावर को ही जो पीएच की एक्चुअल में माना है वही तो है ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर ही हम पता चल जाएगा कि कौन सा जो विलेन होगा हमारे पास, जो पदार्थ है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो एक स्केल दिया गया इन्होंने, और इस स्केल जो दिया बच्चों वो किस तरीके का स्केल था, तो वो कुछ इस तरह का स्केल है। मैं एग्जैक्ट स्केल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इसमें मानक आपको जरूर बता दूंगा। तो 0, 7 और यहाँ पर आएगा बेटा 14। तो 0 से लेके 14 तक का इन्होंने एक स्केल बना के दे दिया, और स्केल में लगातार इस तरीके से ही पॉइंट होते हैं, हम लोग जानते हैं ना। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर कोई भी पदार्थ जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो कैसा होगा बच्चों, वो होगा अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का होगा। और यदि किसी का 7 से अधिक है पीएच मान तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। अब यहां से आपसे सीधे ही क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, खैर उम्मीद कम है लेकिन अगर फिर भी आ सकता है कि माना किसी पदार्थ के पीएच वैल्यू 7.8 है तो वह किस प्रकृति का होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा, है ना। तो वहां आप आसानी से बता सकते हो कि 7.8 है यानी कि 7 से आगे है, और 7 से आगे है तो कैसा हो गया, क्षारीय प्रकृति का हो गया बच्चों। ठीक है, अगर किसी का पीएच मान मान लो 7 ही है तो वो कैसा होगा, तो वो उदासीन होगा बेटा। कैसा होगा, उदासीन होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी आपको। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर ही हम क्या निकालते हैं, पीएच मान निकालते हैं बच्चों। और पीएच मान को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आप पीएच मान निकालना चाहते हैं तो पीएच बराबर -log H+। तो किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू जो होता है वो उसके ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है, ऋणात्मक लघुगुणक यानी कि लॉग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू की आप
परिभाषा को भी याद कर सकते हैं लेकिन आती नहीं है, तो हम लोग इतना ही समझ लेंगे सिर्फ कि पीएच मान, मतलब पीएच मान क्या होगा, तो किसी भी पदार्थ के हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक जो होगा वो पीएच वैल्यू होता है बच्चों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारी डेली लाइफ में जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर चीजें हैं, जैसे रक्त है, लार है, इन सब का पीएच वैल्यू कितना आता है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, है ना। तो रक्त है बच्चों, आंसू हैं, आंसू समझते हो ना, आंसू तो बहुत अच्छे समझते होंगे, लड़कियां तो बहुत अच्छे से ही समझती होंगी, आजकल तो लड़के भी बहुत अच्छे समझते होंगे, है ना, क्योंकि अब तो दोनों ही इक्वली रो रहे हैं जब से आयुष्मान खुराना ने अपनी वीडियो डाल दी है। चलिए, तो बच्चों रक्त हो गया, आंसू हो गया, या लार का पीएच मान हो गया, तो वो पीएच वैल्यू कितना होता है बेटा, तो 7.4, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो 7.4 के आसपास होता है, या 7.4 ही मान लो आप, 7.4 होता है। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या है कि अगर इस रक्त, आंसू या लार का पीएच मान 7.0 यानी कि 7 से कम हो जाए, 7 से कम हो जाए बच्चों, या फिर 7.8 से अधिक हो जाए, अगर इसका पीएच वैल्यू किसका, रक्त का और रक्त, आंसू या लार का पीएच मान अगर 7 से क्या हो जाता है बच्चों, 7 से कम हो जाए या फिर 7.8 से अधिक हो जाए, तो बेटा जीवन जो है वो क्या नहीं है, संभव नहीं है बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। वेरी गुड। अच्छा, इसी के बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा तो सुना ही होगा, जितने लोग ताजमहल हुए होंगे सब सुने होंगे कि अम्लीय वर्षा होती क्या है। तो अम्लीय वर्षा में एक्चुअल में क्या होता है, अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैसें किस में मिल जाती हैं, बादलों के साथ, और सफेद कलर का अलग, सफेद पीला कलर का बादल बना लेते हैं, और सफेद पीला बादल जब बन जाता है तो वहीं से क्या होता है बच्चों, अम्लीय वर्षा स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, अम्लीय वर्षा बच्चों स्टार्ट हो जाती है, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है वो लगभग कितना होता है, 5.6 के आसपास होता है। ठीक है, 5.6 अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अच्छा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 आ गया, यानी कि 7 से कम हो गया, और जब 7 से कम हो गया तो अम्लीय वर्षा, जाहिर सी बात है उसका नाम अम्लीय वर्षा ही होगा, है ना, क्षारीय वर्षा तो हो नहीं सकता। तो 5.6 का मतलब ये है कि 7 से कम है, और जो इनका स्केल था इसके अनुसार भी बात यही कही गई थी कि 7 से कम अगर पीएच वैल्यू होगी किसी की भी, तो हम उसको क्या मानेंगे बच्चों, उसको हम लोग अम्लीय प्रकृति मान लेंगे। ये बात समझ में आ गई बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलो हम इससे आगे बात करते हैं। अच्छा, यहीं पर एक बात और कर लेता हूं मैं, जैसे कि हमारा पेट, खाना खाते हैं हम लोग, है ना, तो खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए हमारे अंदर से भी एक एसिड रिलीज होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। क्या होता है बच्चों, HCl, बड़ा ही खतरनाक होता है HCl, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो भी हमारी बॉडी के अंदर लगभग 1.3 के आसपास है। ठीक है, 1.3 पीएच वैल्यू होती है, बहुत ही खतरनाक एसिड है। ओके, तो कितना होता है, 1.3 पीएच वैल्यू। और जब एसिडिटी हो जाती है हम लोगों को, तो एसिडिटी के टाइम पर क्या होता है, इसी तरीके से पीएच वैल्यू, मतलब खाना ओवर एसिड रिलीज हो गया, तो ओवर एसिड रिलीज होने के कारण अपच की कंडीशन बनती है, और अपच की कंडीशन बनने के कारण क्या होता है बच्चों, हम लोगों को एसिडिटी जैसी समस्या होने लगती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दुर्बल क्षारकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंटीसाइड्स खाए जाते हैं उसमें, तो दुर्बल क्षारक खाए जाते हैं, और दुर्बल क्षारकों में जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस लिख देता हूं मैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। आप सीधे ही पूछ सकता है आपसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप उसको आराम से बता सकते हो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या है, MgOH का होल ट्वाइस है बच्चों। ये बात समझ में आई। अच्छा, पीएच वैल्यू का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में कि अगर मिट्टी है जो खेत में होती है ना, उसका पीएच वैल्यू वो कितना होना चाहिए, तो 7 के आसपास होना चाहिए। किसके आसपास होना चाहिए, 7 के आसपास, यानी कि जो मिट्टी है वो उदासीन होनी चाहिए। अगर उसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाए तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय, और अगर 7 से अधिक हो जाए तब कैसी हो जाएगी बेटा, तब वो क्षारीय हो जाएगी, और दोनों कंडीशंस में दिक्कत होगी हमको। ठीक है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ क्षमता पर असर पड़ता है, और उपजाऊ क्षमता खराब हो जाती है, यानी कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम या 7 से अधिक हो जाती है। ये बात समझ में आया। इसी प्रकार से बच्चों हमारा मुंह का जो पीएच वैल्यू है एक्चुअल में वो 5.5 के आसपास होता है। जब ये 5.5 से कम हो जाए
तब क्या होता है, तब दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी कि दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग, समझ रहे हो ना, हपले हो जाते हैं। हपले कंडीशन सुनी है ना, जिन लोगों के मुंह में दांत नहीं होते, बड़ा क्यूट लगते हैं वो छोटे बच्चे, या फिर जो बूढ़े हो जाते हैं उनके दांतों का पीएच वैल्यू क्या होती है 5.5 से कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है उनका 5.5 से कम हो जाने के कारण उनके दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हम लोगों को, बहुत अच्छी बात है। जरा देख लो आप लोग इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं लिख दूंगा इस वाली चीज को कि दांतों का क्षय, दांतों का जो क्षय होता है वो कब होना शुरू हो जाता है, जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते हैं, झाग बनते हैं, पेस्ट होता है तो वो क्षारीय होता है, ताकि पीएच वैल्यू संतुलित रहे। रात में खाना खा, इसीलिए खाने से मना किया जाता है कि ज्यादा अम्ल की मात्रा ना हो जाए उसमें, पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। पीएच वैल्यू कम होगा तो दांतें खराब होना शुरू हो जाएंगे, दांत खराब होंगे तो आप हपले हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया, तो फिर आप क्यूट बहुत लगेंगे। तो अगर आप चाहें क्यूट लग सकते हैं, क्यूट लगना चाहें अगर आप, और रात में दबा के खाओ, मस्त हपले हो जाओ। ठीक चलो बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग इससे आगे की बात करने वाले हैं बच्चों, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों सूचक। सूचक पढ़ने वाले हैं जो कि ये बताता है कि अम्ल और क्षार जो होते हैं बच्चों, वो किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं सूचकों की मदद से। ठीक है, सूचक का मतलब इंडिकेटर से है बच्चों। ओके, तो फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूं। हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर ही बच्चों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपके पास ही है, बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और उससे हमारा कुछ होना भी नहीं है। हाँ, पीएच वैल्यू से रिलेटेड कुछ सवाल जरूर आते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इनफ होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं सूचक। सूचक का मतलब क्या है, सूचक का मतलब जो सूचना दे दे, किस चीज की सूचना दे दे, तो अम्ल या क्षार के होने या ना होने की सूचना दे दे, है ना, वही तो सूचक कहलाएगा बच्चों। तो सूचक क्या होते हैं, सूचक होते हैं जो अलग अलग पीएच वैल्यू पर अलग अलग रंग दिखा दें, वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी के चेहरे का भी रंग देख सकते हो तो बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा कि उसकी प्रकृति कैसी है। 4 गालियां देके देखो, चेहरा लाल होना शुरू हो गया, गुस्सा आना शुरू हो गई, तो भैया क्रोधित है। तो 4 तारीफ करके देख लो तुरंत, और ये लड़कियों में बहुत आसानी से देखा जा सकता है ना। आप 4 तारीफ करो, देखो खुशी की वजह से आराम से खुशी चेहरे पर दिखाई देने शुरू हो जाएगी, है ना। और उसके बाद अगर बुराई कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, और ये सभी के साथ है आजकल, लड़कियां अकेले नहीं, वरना फिर वो नाराज हो जाएंगी, हाँ सर ये क्या हमारे बारे में कह रहे हो आप। ओके तो बच्चों सूचक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, तो सूचक के बारे में, सूचक करते क्या है, अम्ल और क्षार, अम्ल तथा क्षार की सूचना देते हैं बच्चों। अम्ल तथा क्षार की सूचना देने का काम करते हैं कौन, सूचक काम करते हैं बेटा। अम्ल या क्षार की सूचना देने का काम करते हैं सूचक। अब सूचक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो हम लोग जो अभी सूचक पढ़ने वाले हैं वो देखो कितने प्रकार के सूचक हैं। तो बेटा प्राकृतिक सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक। इसके अलावा बच्चों कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक, और लास्ट में बच्चों आते हैं सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक। अच्छा ये बात बताते बताते मेरे दिमाग में एक चीज आ गई है, तो उसको भी अभी हम क्लियर कर देते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, अम्ल है, और अम्ल में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अम्ल को यानी कि सांद्र अम्ल हमारे पास है और उसको तनु अम्ल बनाना है हमें। तो तनु अम्ल कैसे मिलाएंगे, तो उसमें पानी की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो अम्ल जो होगा वो तनु हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए या पानी को अम्ल में मिला देना चाहिए, आप लोग सोचें और बताएं। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि हम पानी को ही सीधे अम्ल में मिला लें, तो ऐसी गलती कभी भूल के ना करें आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप पानी को अम्ल में मिलाते हो तो तुरंत वहां से क्या होगा, एसिड के छींटे आएंगे, ठीक है, और एसिड के छींटे आने पर आप जल सकते हो उससे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, कांच की रॉड लेनी है
और उससे धीरे 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 बीकर को हिलाना है, वो भी आवश्यक है। पता चला आपने एसिड पानी के अंदर मिलाया, तरीका ठीक है, लेकिन अगर उस पात्र का जो टेम्परेचर वो उसमें छिपी हुई क्रिया होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाने पर फ्लास्क टूट सकता है, जिसमें आप पात्र टूट सकता है, वो पात्र टूटेगा तो आपको समस्या होगी, फिर तो जल जाओगे ना। समस्या क्या होगी, समस्या थोड़ी होगी, जल जाओगे, यही सबसे बड़ी समस्या है फिर। ओके तो बच्चों अम्ल को हम लोग किस में मिलाएंगे, पानी में मिलाया जाता है अम्ल को, ठीक है, ना कि पानी को अम्ल में मिला देंगे। ओके अगर हमें तनु विलयन बनाना है तो इस तरीके से काम करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या है, ऐसे सूचक जिनको प्रकृति ने ही बनाया है, ठीक है, हम लोग उसको नहीं बनाते। जैसे कि कौन कौन से ऐसे सूचक हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, तो बच्चों हल्दी है, क्या है, हल्दी, बेटा जो हल्दी और कोई नहीं है, वही हल्दी है जो शादी में भी लगती है और खाई भी जाती है। अब वो हल्दी अलग अलग होती है ऐसा मत कह देना, है ना, हल्दी तो सभी लोग खाते हैं। हल्दी हो गई बेटा, और लिटमस, जो लिटमस होता है ना, लिटमस पेपर, बेटा ये भी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ओके तो हल्दी है जो बच्चों, वो हल्दी क्या करती है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक की तरह काम करती है बच्चों। ओके मतलब क्या है, ये उदासीन विलयन और क्षारीय विलयन में अलग अलग रंग देती है। तो अगर आप उदासीन विलयन की बात करोगे, उदासीन और क्षारीय विलयन, तो उदासीन में तो ये कैसा रंग देगी, पीला, यानी कि हल्दी को आप पानी में मिला के देख लो, पानी उदासीन होता है, तो ये क्या देगी, पीला रंग दे देगी बेटा। और अगर आप क्षारीय विलयन में इसको डालते हो तो क्षारीय विलयन में किस प्रकार का रंग देती है बच्चों, तो क्षारीय विलयन में लाल रंग देती है। कैसा रंग देती है, लाल। मतलब ये है कि आपके पास एक विलयन आ गया, आपसे पूछा गया कि अम्लीय है क्षारीय है, आपने डाला घोल दिया उसको, घोलने पर क्या पता चल गया हमको, अगर विलयन उदासीन होगा तो रंग पीला आ जाएगा, और अगर विलयन क्षारीय होगा तो रंग कैसा आ जाएगा, लाल आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से लिटमस भी होता है। लिटमस के लिए मैंने उस दिन जिक्र भी किया था कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं बच्चों, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, है ना, तो लिटमस के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं बेटा। तो ये बात तो समझ में आई गई होगी, है ना, वेरी गुड। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों कृत्रिम सूचक की। तो कृत्रिम सूचक कौन से होते हैं, तो कृत्रिम सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, क्या बेटा, मेथिल ऑरेंज। कृत्रिम सूचक से मतलब तो आप समझ ही गए होंगे ना, कृत्रिम सूचक से सीधा मतलब ये है वे सूचक जो लैब में बनाए जाएं, जिनको हम लोग बनाते हैं, वो कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। ओके तो कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज हो गया, एक फेनोल्फथलीन हो गया, ये क्या है, दोनों के दोनों कृत्रिम सूचक है, मेथिल ऑरेंज और बच्चों क्या, मेथिल ऑरेंज और क्या बोलते हैं उसको, मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन, ठीक है बेटा। अब फेनोल्फथलीन की अगर मैं बात करता हूं तो फेनोल्फथलीन अम्ल और क्षार में क्या क्या करता है देख लेते हैं हम लोग। तो अम्ल में ये किसी प्रकार का कोई रंग नहीं देगा, तो अम्ल में कोई रंग नहीं देता है, लेकिन क्षार में बच्चों, तो क्षार में ये रंग देता है। और कैसा रंग देता है क्षार में, तो गुलाबी रंग देता है क्षार में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो फेनोल्फथलीन होता है वो कैसा रंग देता है क्षार में, तो बच्चों वो गुलाबी रंग देता है क्षार में। और मेथिल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो मेथिल ऑरेंज अम्लीय में गुलाबी देगा, किसमें देगा, अम्लीय में गुलाबी रंग देता है। अगर आप अम्लीय विलयन की बात करोगे तो अम्लीय विलयन में ये कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। और अगर मैं क्षारीय विलयन की बात करूं तो क्षारीय विलयन में बच्चों कैसा रंग देगा, तो पीला रंग देगा क्षारीय विलयन में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक कंडीशन और भी है, अगर मैं ये बोलूं कि ये उदासीन विलयन में मिला दे मेथिल ऑरेंज को तो कैसा रंग देगा, तो उदासीन में बेटा ये देता है नारंगी रंग, ठीक है, समझ में आया बेटा, बहुत अच्छी बात। अच्छा अब नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं, तो गंधीय सूचक होते हैं जिनकी गंध खत्म हो जाए, जैसे कि आप अम्ल वो ले लो, प्याज, प्याज क्या होता है, गंधीय सूचक का ही काम करता है। आप प्याज लो और प्याज को किसी बर्तन में घोल लो, उसका एक रस बना लो, घर पे कर सकते हो आप, और उसको क्या करो, कपड़े के अंदर डुबाओ, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से किसकी महक आएगी, क्षार की, जाहिर सी बात है अम्ल की आएगी, उसकी आएगी ना, अम्ल की बोल रहा हूँ मैं, प्याज की, प्याज में डुबाया तो प्याज जैसी महक आएगी। लेकिन अब आप उसको तनु विलयन के अंदर डालो, ठीक है, और तनु विलयन के अंदर से सूंघो तो उसके उस जो गंध होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको क्षार के अंदर डुबा के बाहर निकालोगे तो फर्क पड़ेगा, और उसका जो गंध होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो क्षार में वो गंध समाप्त हो जाती है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, गंधीय सूचक का काम करता है बच्चों, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक से रिलेटेड मेरी एक रील भी पड़ी होगी, शायद इंस्टा पे होगी,
तो हमने क्या किया है, सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं, बहुत सारे सूचकों को मिला के बच्चों एक सूचक बना लिया जाता है जिसको कहते हैं सार्वत्रिक सूचक, और वो अलग अलग पीएच वैल्यू पर अलग अलग रंग देता है। ठीक है, जैसे अगर पीएच वैल्यू 3 या 4 के आसपास है तो ये लाल रंग देगा। ठीक है, अगर यही पीएच वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाए और 5 या 6 के आसपास हो जाती है तो ये किस तरीके का रंग देता है, नारंगी रंग देता है। ओके, अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाती है यानी कि 8 या 9 के आसपास हो जाती है तो ये हरा रंग देता है। ठीक है, और अगर इसकी पीएच वैल्यू 14 हो जाए तो ये बैगनी रंग देने लगता है बच्चों। ठीक है, हर पीएच वैल्यू अलग अलग पीएच वैल्यू पर ये अलग अलग रंग दिखाई देता है हम लोगों को, तो उसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों। ठीक है, समझ में आया, आ ही गया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, अगर समझ में आ गई होगी तो आगे बात करते हैं। इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, वैसे आप 3 से 4 मैंने इसमें से बोला क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं आ पाता ना, आप मिलाओगे कहीं बीच में पीला भी आता है, ऐसे बात थोड़े, आप 4 से आगे बढ़ाओगे तो 4 से 5 के बाद पीला रंग भी आता है, इसलिए मैंने बोल दिया 3 से 4 के बीच में होगा तो लाल रंग आएगा, 5 से 6 के बीच में होगा तो नारंगी रंग आएगा, और 8 से 9 के बीच में हरा रंग आता है, डार्क हरा होता है, उससे पहले हल्का हरा भी आता है, बहुत सारे वेराइटीज हैं इसमें, और फिर 14 पर कैसा रंग हो जाता है बेटा, बैगनी रंग हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और उससे आगे की बात मैं बाद में करता हूँ। ठीक, आई थिंक हो गया होगा स्क्रीनशॉट, चलो मिटा देता हूँ इसको। आज गला दुरुस्त है, उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए, और जो कल वीडियो थी वो आप लोगों ने देख ही ली होगी। हम लोगों ने हाई स्कूल का, क्योंकि इंटर का मैं ट्राई तो फुल करूंगा बट वो सिलेबस इतना ज़्यादा है, अगर हम छोड़ते हैं चीज़ों को तो भी दिक्कत होगी, है ना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको छोटा सा छोटा बनाया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों का कलेक्शन की जाए, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कराई जाएं जिससे बच्चे को फायदा हो पाए, है ना। हम सारी की सारी चीज़ें करा दें और फिर वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव भी ना हो तो क्या फ़ायदा। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सिर्फ बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को ही दिया जाए और छोटी कम से कम चीज़ें हों और इफेक्टिव हों। ओके, चलिए बच्चों, हम आगे बात करने वाले हैं। तो हमने अम्ल पढ़ लिया, हमने क्षार पढ़ लिया, अम्ल और क्षार के बाद हमने पीएच स्केल पढ़ लिया कि पीएच स्केल क्या होता है, और पीएच स्केल के बाद हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, हमने पढ़ लिया सूचक यानी कि इंडिकेटर। और अब हम लोग बात करने वाले हैं, तो अम्ल और क्षार के बाद जो बचा है बच्चों, लवण। तो लवण क्या होते हैं, तो लवण बोल रहा हूं मैं, ठीक है, रबड़ नहीं समझ लेना इसको। ओके, फिलहाल दिखाई दे रहा है तो समझने का तो कोई कंडीशन ही नहीं है, आप लोग बहुत ही ज्यादा होशियार हैं, सभी लोग जानते होंगे लवण क्या होता है। तो बच्चों लवण क्या होते हैं, तो अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है बच्चों, तो लवणों का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। ठीक है, अब किस तरीके के लवण होते हैं तो आप इनको भी थोड़ा सा देख लो। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम प्रबल अम्ल ले लेते हैं पहले। ओके, प्रबल अम्ल। अच्छा, प्रबल अम्ल कैसे पता चलेगा कि प्रबल है ना, कैसे पता चलेगा, ओली डाल के ट्राई नहीं करना है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर पता चल जाएगा हम लोगों को। ओके, तो अगर उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा, है ना। चलो बच्चों, तो प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल की हम करा देते हैं प्रबल क्षार से क्रिया। अब एक बात बताओ बच्चों, 2 6 फुट लंबे लौंडे आप ले आओ, दोनों को लड़वा दो, सेम हाइट हो, सेम वेट हो, ताकत बराबर हो, दोनों को आपस में लड़वा दिया तो क्या दोनों एक दूसरे में से कोई किसी को हरा पाएगा। वैसे वो और बात है, कोई निकाल के लेके आ जाओ टांग दे तो जाहिर सी सामने वाला हार मान लेगा, वैसा नहीं किया जाए। अगर सिर्फ नॉर्मल टक्कर करवाई जाए दोनों की आपस में तो जाहिर सी बात है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों आपस में लड़ेंगे और कुछ देर तक लड़ते रहेंगे, उसके बाद दोनों ही थक जाएंगे, दोनों बैठ जाएंगे। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई भी नहीं जीता। ठीक है, तो ना ही अम्ल जीत रहा है ना ही क्षार जीत रहा है, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, तो उदासीन लवण का निर्माण होगा। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। अब बेटा क्या करते हैं, क्लास के सबसे तगड़े लड़के की लड़ाई क्लास के सबसे कमजोर लड़के से करा दो, दुर्बल क्षार से। क्या होगा, पहले तो वहां पीटेगा, फिर बाहर पीटेगा, फिर हो सकता है बैग में रख के घर ले जाए वो अपने, है ना, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जाहिर सी बात है इसमें डोमिनेट कौन करेगा, तो अम्ल डोमिनेट करेगा, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, तो अम्लीय लवण का निर्माण होगा।
ओके, तो अम्लीय लवण का निर्माण हो गया। अच्छा, इस बार उल्टा कर देते हैं। इस बार क्या करते हैं, इस बार हम लोग अम्ल को दुर्बल ले लेते हैं। चलो, दुर्बल अम्ल ले लिया हमने। और कैसे ले लिया, प्रबल क्षार, यानी कि वो लड़का अपने भाई को बुला लाया और उसका भाई तगड़ा था और ये अपने भाई को बुला के लेके आया। इसका भाई कमजोर है, जाहिर सी बात है। इस बार क्या होगा, इस बार वो इसको अटैचिंग पैक करेगा, घर रखे आएगा इसी के, है ना। मतलब कौन है, क्षार जीत जाएगा। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की क्रिया अगर आप कराओगे तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, तो क्षारीय लवण बनेगा बच्चों। ओके, समझ में आया। चलो, अब इस बार दोनों को, कमजोर कमजोरों को ले लेते हैं। मतलब दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। ओके, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की अगर रिएक्शन कराई जाएगी तो यहां पर भी क्या होगा, दोनों कमजोर कमजोर हैं। ओके, ये मम्मियां लड़ने आ गई ऐसा समझ लो आप। खैर, मम्मियां कमजोर नहीं होती ऐसा मत सोच लेना, मम्मियां तो और ज्यादा तगड़ी होती है। लेकिन दोनों में से दोनों ही मम्मी है, तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में लड़ाएंगे तो कोई जीतेगा। चिल्लाते चिल्लाते वो अपने घर, चिल्लाते चिल्लाते ये अपने घर। ठीक, यानी कि जो विलयन होगा, जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, तो उदासीन लवण का निर्माण हमारे सामने हो जाएगा बेटा। ये बात समझ में आई? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर आ गई है तो आप स्क्रीनशॉट, वैसे मुझे नहीं लगता स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता होगी, चाहो तो ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ। चलो ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। तो बेटा कुछ लवणों के ही बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं हम लोग। देखो किस तरीके से पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटा क्या आएगा, कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH। और उसको बनाने की भी कौन सी विधि आती है, तो नेल्सन सेल विधि आती है। कौन सी आती है बेटा, नेल्सन सेल विधि आती है। इसी को हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो नेल्सन सेल विधि, अब इस विधि में होता क्या है, अब जो बच्चे पुराने हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि अब ये चित्र बनेगा और आर्ट आकाश सर की बहुत धांसू है, बहुत अच्छी आर्ट बनाता हूँ बच्चों। अगर सामने आप आ जाओगे तो मैं ऐसे टिस फोटो बना दूंगा आप लोगों को, इतनी अच्छी आर्ट है मेरी। ठीक है, वो आपको भी पता ही चल जाएगी कि कितनी अच्छी आर्ट है, बनाने वाला हूँ। ओके, तो बच्चों इसमें करते क्या है, इसमें एक यू आकार की नली ले लेते हैं। ये मैं एक पात्र ले लेता हूं, देखो पता चल गया होगा अभी से ही। चलो ठीक है, और इस पात्र में हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक यू आकार की नली ले लेते हैं। और ये यू आकार की एक स्टील की नली ले लेते हैं, जो कि बच्चों ठीक है, एक यू आकार की, सही दिखाई दे रहा है, कोई ज्यादा वैसा तो नहीं लग रहा, हाँ टेढ़ा नहीं है ज्यादा, ठीक ही है। तो यू आकार की एक नली ले ली बच्चों, और ये क्या करती है, ये कैथोड का कार्य करती है बच्चों। ठीक है, एक छिद्रित नली ले लेते हैं। और ये बच्चों कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, और इसमें क्या भर देते हैं, इसमें बच्चों भर देते हैं ब्राइन, यानी कि NaCl का सांद्र सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl का सांद्र सॉल्यूशन भर देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्राइन। भरा होता है और इसमें क्या लटका देते हैं बच्चों, तो इसमें ग्रेफाइट की एक छड़ लगा देते हैं। तो ये ग्रेफाइट की एक छड़ हो गई। और ये बच्चों किसका काम करती है, तो ये छड़ करती है एनोड का काम, ये एनोड का काम कर रही है। और ये किसका काम करेगी, तो ये कैथोड का काम करेगी। ओके बेटा, अब ये छिद्रित होती है जाली, ठीक है, छिद्रित जाली का प्रयोग किया जाता है। और इस छिद्रित जाली में क्या करते हैं, यहां से भाप प्रवाहित करते हैं। भाप प्रवाहित क्यों करते हैं, ताकि ये छेद बंद ना हो जाए, छेद खुले रहें। सांद्र विलयन है ना, वो इतनी जल्दी नहीं टपकेगा नीचे, सांद्र विलयन जो होते हैं वो गाढ़े होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस यू आकार की नली हमने ले ली, अब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बच्चों दो चीजें प्राप्त होंगी, हमको क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, जो कि प्राप्त होगी हम लोगों को एनोड पर। तो बच्चों एनोड पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, और बच्चों कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, तो कैथोड पर बच्चों हम लोगों को प्राप्त होता है NaOH। क्या प्राप्त होता है, NaOH विलयन हम लोगों को प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है।
तो NaOH विलयन प्राप्त होता है और H2 गैस प्राप्त होती है, जो कि NaOH विलयन जो होगा वो धीरे 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 पात्र की तली पर इकट्ठा हो जाएगा बेटा। ये बात समझ में आएगी। इसी विधि को हम लोग बोलते हैं नेल्सन सेल विधि। और नेल्सन सेल विधि को अगर आप टॉपिकों में समझना चाहते हो तो कैसे समझ सकते हो, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, मैं पॉइंटों में लिख भी देता हूं। क्या करते हैं, एक यू आकार की जाली लेते हैं स्टील की, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक यू आकार की स्टील की जाली लेते हैं, यू आकार की स्टील की जाली लेते हैं, जो किसका कार्य करती है, तो बेटा कैथोड का कार्य करती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उस जाली के अंदर हमने ब्राइन सोल्यूशन को भर लिया था। तो क्या करते हैं, तो जाली में NaCl का विलयन भर लेते हैं। तो NaCl का विलयन भर लिया हमने। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, NaCl का विलयन भर लिया, उस विलयन में हमने ग्रेफाइट की एक छड़ लटका दी। तो ग्रेफाइट की छड़ लटका देते हैं बच्चों, छड़ लगा देते हैं। और ये ग्रेफाइट की छड़ जो होती है वो किसका कार्य करती है बच्चों, तो एनोड का कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। उसके बाद इसमें भाप प्रवाहित की जाती है ताकि छिद्र बंद ना हो जाए। तो भाप प्रवाहित की जाती है लगातार, भाप प्रवाहित की जाती है बच्चों, ठीक है। तो भाप प्रवाहित हो गई। अब भाप प्रवाहित हो जाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो बच्चों विद्युत धारा जैसे ही आप प्रवाहित करोगे तो एनोड तथा कैथोड, ओके। तो बच्चों एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, तो आपको Cl गैस प्राप्त होगी, ठीक है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और बच्चों एनोड कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी आपको, प्लस उसी के साथ में NaOH सोल्यूशन भी प्राप्त होता है, जो कि बाद में इन क्षेत्रों से की सहायता से नीचे आ जाता है और पात्र की तली पर एकत्रित हो जाता है बच्चों। और इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH का निर्माण करते हैं नेल्सन सेल विधि के द्वारा। बच्चों पेपर में आने की संभावना ज्यादा होती है इसकी, तो आप लोग इसको समझ लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटे में ही चीजों को समझिए, बना तो हम लोग बहुत लंबा सकते हैं ना। आप आराम से सर्वप्रथम एक स्टील की जाली देते हैं, बढ़ा दिया, तो इसको तो हम आराम से बढ़ा सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, याद भी हो गया होगा। कैसे, इसकी तरफ मत देखना, सही है। अब मेरी तरफ देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, तो यू आकार की एक जाली ले ली, ओके। उस यू आकार की जाली में क्या करते हैं, NaCl का सांद्र विलयन भर लिया, जिसको ब्राइन कहा जाता है, भर लिया हमने। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें ग्रेफाइट की छड़ लटका देते हैं, ठीक। स्टील की जो जाली है वो किसका कार्य करती है, कैथोड का। ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है, ओके। यहां तक क्लियर। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या होगा, कैथोड और एनोड पर अलग अलग चीजें प्राप्त होंगी। तो एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस। और उस पर कौन सी प्राप्त होती है, कैथोड पर, तो कैथोड पर बच्चों प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस और उसके साथ में NaOH का विलयन, जो कि NaOH का विलयन धीरे 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 कहाँ एकत्रित हो जाता है, पात्र की तली में। और इसमें कुछ हद तक लगभग 10-15%, 10 से 15% बच्चों सांद्र विलयन भी आ जाता है NaCl का, NaCl भी आ जाता है, जिसको बाद में सांद्रित कर लेते हैं। और सांद्रित करके क्या करते हैं, शुद्ध NaOH हम लोगों को प्राप्त हो जाता है बच्चों। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका, तो आसानी से स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, और अब मैं बात करने वाला हूं इससे आगे के पॉइंट की, ओके। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको साफ करते हैं, और हम लोग अब कुछ लवणों के बारे में बात करेंगे, जिनकी प्रयोगशाला विधि के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो मुझे लग रहे हैं कि इस साल संभावना उनकी ज्यादा है, क्योंकि वैसे तो बुक्स में बहुत है और आप सब लोग भी अब तक सभी पढ़ चुके हो। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई मामला गड़बड़ है। फिर तो आप लोगों को इस वीडियो को कम से कम 2 बार या 3 बार देखना पड़ेगा, लेकिन काम हो जाएगा उसके बाद। ऐसा नहीं होगा नंबर बहुत खराब आएंगे आपको, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब कुछ लवण जो हैं हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बच्चों धावन सोडा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है।
लिख लेना आप लोग, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, धोने का सोडा, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। अब ये प्राप्त कैसे होता है? तो सोडियम कार्बोनेट बच्चों प्राप्त कैसे होता है? तो इसकी प्रयोगशाला विधि जो है वो सुन लो आप कि प्राप्त कैसे होगा। तो NaOH यानी कि क्षारों की क्रिया किससे करा दी जाती है? तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्षारों की क्रिया करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमको बेटा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो गया? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस H2O। जलगाणु निकलते हैं। अब देखो इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, CO3 निकले होंगे तो CO3, एक ऑक्सीजन यहां से चला गया होगा, CO2 है, इसने एक ऑक्सीजन इसका लिया तो क्या बना लिया? CO3। Na2 थे, Na2 निकल गया, बचा क्या? तो 2H बचा, एक ऑक्सीजन बचा, H2 निकाल दिया। ओके बेटा, तो ये क्या हो गई? धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई बेटा। ठीक है, अच्छा धावन सोडा के गुण भी देख लो। तो धावन सोडा के गुण, तो अगर आप धावन सोडा को क्या कर दो आप बच्चों? गर्म कर दो। अगर हम धावन सोडा को गर्म कर देते हैं तो क्या होता है? इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं और निर्जल सोडियम कार्बोनेट हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या है बच्चों? तो Na2CO3 इंटू 10H2O, यही पूरा फॉर्मूला है एक्चुअल में इसका। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, अगर मैं इस रिएक्शन को क्या कर दूं, इसको सोडियम का मतलब जो धावन सोडा है उसको हम लोग गर्म कर देते हैं। धावन सोडा, धावन सोडा को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों हम लोगों को? हम लोगों को प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस 10H2O यानी कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, अब इसके अगर आप उपयोगों की बात करो और मैं यहाँ कराऊं तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं उसकी, बुक से भी पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो समय की हम लोग बचत करेंगे, उपयोगों को आप घर से कर लेना और किताब से पढ़ लेना। कोई सी भी बुक उठा लो आप, नूतन प्रकाशन हो या कोई सा भी हो, यहाँ मैं नाम नहीं लूंगा, प्रमोशन हो जाएगा और हम इतना जानते भी नहीं है ना। चलो ठीक है, तो बच्चों उपयोग आप लोग देख लेना, क्योंकि हमें क्या पता कब किसका प्रमोशन हो जाए भाई। नया नया तो चलन है, चैनल बनाया हमने। ओके, तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब इसका ये कैसा होता है तो देखने में शायद अगर आपने देखा हो तो सफेद कलर का पाउडर टाइप का होता है, क्रिस्टलीय। अगर आप इसको पानी में मिलाओगे तो पानी में मिलाने पर क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है ये सोडियम कार्बोनेट। ओके बेटा, तो इसको मिटा दूं मैं। चलो बच्चों इसको मिटा लेते हैं। वैसे अगर आप इसके उपयोगों की बात करो तो कांच और साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो घरों की सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे उपयोग होंगे, आप लोग आराम से देख सकते हो उसको। ओके, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं फ्रेम से कब बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। आजकल वीडियो अकेले ही बन रही है भाई, क्योंकि लेट हो जा रहे हैं हम। कोशिश मैंने की थी, मैंने बोला भी था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और दिन में थोड़ा सा वीडियो बनाएं, लेकिन शोर इतना होता है। रोड पे घर है हमारा, लगातार शोर होता रहता है। अभी भी शायद कुछ तो आ गया होगा आपके पास, इतने में भी शोर आ गया होगा। चलो बच्चों ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं और आज के अंतिम टॉपिक की ओर हम लोग बच्चों चलने वाले हैं। ओके, चलिए बच्चों अंतिम टॉपिक की ओर चढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करते हैं। किसी का फोन आ गया था, माफी चाहते हैं भाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की हम लोग विधि के बारे में बात करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना चाहते हो अगर आप, तो क्या करो, आप जिप्सम को लो। किसको बच्चों? जिप्सम। और जिप्सम को आप क्या करो, आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 373 केल्विन भी बोल सकते हैं उसको, आप गर्म कर दो। जैसे ही आप गर्म करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम लोग पीओपी भी बोलते हैं। ठीक है, काफी कठोर होता है, जिप्सम भी बहुत कठोर है। ओके, तो बच्चों जिप्सम आ गया और इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है? CuSO4
इंटू 2H2O, और इसको हम लोग गर्म कर देते हैं। और जब गर्म करते हैं बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CuSO4 इंटू हाफ H2O। जल के कुछ अणु निकल जाते हैं जिप्सम के अंदर से, आप ऐसा समझ लो, जल के कुछ अणु निकल जाते हैं जिसकी वजह से क्या प्राप्त हो जाता है हम लोगों को बच्चों, कॉपर सल्फेट हम लोगों को, मतलब जिप्स प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग POP कहते हैं। ठीक है, तो 3/2 अणु निकलता है। आप ऐसे देख सकते हो, अगर आप इसको कंप्लीट एक उसमें लिखना चाहो तो आप वैसे भी लिख सकते हो। कैसे, 2CuSO4 इंटू 2H2O, ओके, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, और यहाँ बच्चों बन जाएगा CuSO4 का होल ट्वाइस, और 2 की यहाँ गुणा होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, और H2O आ जाएगा, और यहाँ भी 2 की गुणा होगी क्योंकि 2 की रिएक्शन पूरे में ही गुणा हुई है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और क्या बनेगा 3H2O। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन ही सही है। आप ऊपर वाली करना चाहो वो कर लो, नीचे वाली करना चाहो वो कर लो। ऊपर वाली में दिक्कत आपको ये आ रही होगी कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 1/2 3/2 क्यों लिखा है। तो बेटा 3/2 अणु जलकर निकल जाता है ना, जिप्सम को जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमा करो, गर्म करोगे, जमा कह रहा हूँ, गर्म करोगे बच्चों, तो क्या होगा 3/2 अणु जलकर निकल जाएगा, और जब 3/2 अणु जलकर निकल जाएगा तो क्या होगा हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यही होता है CuSO4 इंटू हाफ H2O। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो हम लोगों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को इसमें किया, और कुछ टॉपिक हैं जैसे भ्रंजक चूर्ण है वो मैंने इसमें ड्रॉप कर दिया है। तो आप लोग अगर वैसे पढ़ ही चुके होंगे भ्रंजक चूर्ण, मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वर्तमान समय में। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट POP है, आता ही आता है। ठीक है, उसके अलावा धावन सोडा है, Na2CO3, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और बाकी पूरा पेपर तो दे नहीं देंगे एक ही चैप्टर से। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर के अंदर एक वीडियो और आ जाएगी, वो मात्र 10 मिनट की वीडियो होगी, और उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि कल ही अपलोड करवा दूं। आप लोगों की फिजिक्स की भी वीडियो मैंने इसमें स्टार्ट करा दी है। हम लोग बायो के लिए सर से बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे 10th तक एक ही टीचर पढ़ा लेता है, कॉलेजों में भी पढ़ा रहे होंगे, आपको पता ही होगा। ठीक है, कम से कम केमिस्ट्री और बायो एक टीचर पढ़ाते हैं, फिजिक्स अलग पढ़ाते होंगे। कुछ कुछ जगह पर उल्टा है, वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एक टीचर पढ़ा रहा है और बायो कोई अदर पढ़ा रहा है ना। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग स्पेशलिस्ट लोगों से ही पढ़वाएं। अगर हम वैसा करते हैं तो टीचर अपनी मतलब वो इतनी नॉलेज वो खुद ही रखता है कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय टाइम ऐसा है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो पढ़ चुका है, वो अप्रैल से पढ़ रहा है, वो अप्रैल हो गया, अप्रैल से लेकर अभी तक पढ़ता ही चला आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसने पढ़ रखी हैं। तो हम लोगों को सिर्फ उसको वो चीज़ें हाईलाइट करानी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी बच्चों। ठीक है, हम लोगों को खाम खा की चीज़ें बच्चों को इस समय नहीं पढ़ानी है कि हम उनके ऊपर और वेटेज डालें, तो वेटेज नहीं डालेंगे। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आप लोग जानते हैं अभी तक जितनी भी वीडियो बनी है, मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला कि लाइक शेयर और कमेंट और ये सब करें, कुछ भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को ऐसा कुछ भी करने की। आप अपनी पढ़ाई करो अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। ये पूरा चैनल आपके लिए है, वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बन रही हैं। हाँ, इतना कर सकते हो, अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो। अधिक से अधिक शेयर करोगे तो आप जैसे जो और बच्चे होंगे उनके पास ये वीडियो बच्चों पहुंच जाएगी, और वो पहुंचेगी तो उन लोगों का भला होगा। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे हम लोग कल। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू, वही चीज़ जो हो, जो करना है अच्छी डायरेक्शन में करना है, लेकिन कर सकते हो जो ना हो। ठीक है, तो बाकी बातें कल।